ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट। नमो नमः, नमस्कारः। भाषाई अवबोध और समाज के अंतर्गत जो गद्य और पद्य आएंगे, उन गद्य पद्य में आने वाले शब्दों में से ही संधि और समास के प्रश्न भी आ सकते हैं। संधि और समास के प्रश्नों को हल करते समय आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो संधि और समास आपने हिंदी में पढ़े हैं, लगभग वैसे के वैसे ही संस्कृत में है। कुछ अंतर है, पूर्ण रूप से वैसे नहीं है, लेकिन ज़्यादा अंतर भी नहीं है। संधि 3 प्रकार की होती है। आपने उधर हिंदी में भी पढ़ा होगा, संस्कृत में वही है। संधि 3 प्रकार की होती है। समास 6 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं 7 प्रकार ही बताए, कहीं 5 प्रकार ही बताए गए हैं। तो हम अपने कक्षा 1 से 8 तक में संस्कृत में भी समास के 6 प्रकार ही बताए जाते हैं। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो समास के प्रकार भिन्न भिन्न पुस्तकों में भिन्न भिन्न प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन हमें केवल ये देखना है कि 6 प्रकार के समास भी होते हैं। अभी हम संधि की बात करेंगे। मान लो कोई सी भी कहानी का अंश आता है, या संस्मरण आता है, या कोई ऐतिहासिक घटना से संबंधित कोई गद्य आता है अथवा पद्य आता है, तो उसमें जो शब्द रहेंगे उन शब्दों के आधार पर ही संधि के बारे में पूछा जाएगा। कभी कभी ऐसा पूछ जाए संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि के प्रकाराः सन्ति, संस्कृत में है तो ऐसा भी आ सकता है। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जानते हैं सभी, स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर से व्यंजन अथवा व्यंजन से स्वर के मेल को अथवा व्यंजन से व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक वैसे ही स्वर का विसर्ग के साथ अथवा व्यंजन का विसर्ग के साथ में जब मेल होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। लेकिन इतना आसान प्रश्न भी नहीं बन सकता है, रहेगा वहाँ उदाहरण। उदाहरण में प्रश्न कैसे आएंगे ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ परीक्षा में, और ये आना ही है, पक्का है। ये कैसे आएंगे? शब्द दिया रहेगा, संधि युक्त पद दिया रहेगा, तो आपको संधि विच्छेद उत्तर में मिलेंगे। यदि संधि विच्छेद प्रश्न में दिए रहेंगे तो संधि युक्त शब्द आपको उधर मिलेंगे, उत्तर में मिलेंगे। इस ढंग से एक तरफ संधि युक्त प्रश्न, संधि युक्त शब्द, और दूसरी तरफ संधि विच्छेद। संधि विच्छेद ऊपर तो संधि युक्त नीचे, संधि युक्त ऊपर तो संधि विच्छेद नीचे। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। दूसरा, उसके प्रकार भी पूछ सकते हैं। कोई सा भी एक उदाहरण दिया है कि कोई सा एक उदाहरण दे दें, जैसे विद्यालय। विद्यालय पदे का संधि अस्ति, नीचे 4 उत्तर रहेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और इनमें से कोई नहीं। ये 4 उत्तर बन गए। अब आपको निकालना है कि विद्यालय में कौन सी संधि है, ये आसानी से निकाली भी जा सकती है। तो अब हम देखें आगे, स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं, इसके भी प्रकार हैं। वैसे ये जटिलता की ओर जा रहे हैं हम धीरे धीरे। तो ये इस प्रकार से बुझा, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि और प्रकृति भाव संधि, इतने प्रकार की स्वर संधि होती है। अब कभी कभी ऐसा भी आता है कि उदाहरण जो दिया रहेगा उसमें से ये पूछा जाएगा कि इस उदाहरण में या दिए गए शब्द में कौन सी संधि है, तो उसमें है तो स्वर संधि, लेकिन उसमें उसके प्रकार उत्तर में रहेंगे। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब एक एक संधि को यहाँ पर बताना थोड़ा समय की कमी रहेगी। ये 2-4 दिन का टाइम नहीं है, आपकी परीक्षा निकट है, इसलिए इनके बारे में डिटेल में हम आपको नहीं बता पाएंगे। हम आपको ये तरीका बताने जा रहे हैं कि इसका प्रश्न कैसे बनते हैं, यानी संधि के अंतर्गत प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रकार के अंदर प्रश्न कैसे बनेंगे। व्यंजन संधि आपने हिंदी में देखा होगा, व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं है। व्यंजन संधि के हिंदी में मेरे ख्याल से कोई प्रकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसके प्रकार दिए हुए हैं। तो वो ये तो और भी जटिल बात है। इसके जटिलता के अंतर्गत मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इसके प्रकारों के बारे में प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं। इवन 12वीं में भी स्वर संधि के प्रकार पूछते हैं, 10वीं में भी पूछते हैं, 8वीं में भी पूछते हैं, 5वीं में भी पूछते हैं, लेकिन व्यंजन संधि के प्रकारों के बारे में नहीं है। पर वर्ग 3 की परीक्षा में और वर्ग 2 की परीक्षा में उनके प्रकारों का जिक्र किया गया है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि इनके नाम हैं च्युत्व संधि,
टुत्व संधि, यशत्व संधि, लत्व संधि, चर्तु संधि, पूर्ण सवर्ण संधि और अनुस्वार संधि ही ये इनके प्रकार हैं। और इनकी पहचान ज़्यादा कठिन नहीं है, जैसे उसका नाम है वैसे ही उसकी पहचान है। जैसे पहला नंबर है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि लिखते समय शक्कर का श आ रहा है, शक्कर का श आ रहा है, शक्कर का श। तो यह शक्कर का श, ये जो उदाहरण मिलेंगे उनमें ये वाली संधि आती है। ऐसे ष्टुप्त षटकोण का श आता है, ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व में षटकोण का श आता है, तो इनके उदाहरणों में लगभग षटकोण का श आता है। ये पूर्णतः सही नहीं बैठता है, 90% सही बैठता है, ये आपको बताऊं। आपके सामने ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, फिर आप ये ना सोचें अरे सर ने तो ऐसा बताया था, ऐसी बात नहीं है। ये 90% तक सही बैठता है, 10% तो कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं, उनमें नए नए शब्द आ सकते हैं। और जहाँ तक होता है वो 10% में से ही प्रश्न आते हैं जो जटिल रहते हैं। इस प्रकार से व्यंजन संधि, इसके बहुत सारे भी उदाहरण हैं। हरिम वंदे, हरि धन वंदे, हरिम धन वंदे, हरिम वंदे, ये है अनुस्वार संधि। इसमें अनुस्वार कैसे आ गया? देखो नाम है अनुस्वार, है व्यंजन संधि, लेकिन अनुस्वार कहाँ है? हरिम, हरिम यहाँ पर अनुस्वार है, इसलिए यहाँ अनुस्वार संधि व्यंजन संधि है। ये ग्रहम गच्छति, ग्रहम गच्छति, ग्रहम गच्छति, मैं 2 बार बोल रहा हूँ। ग्रहम अनुस्वार आता है, इसलिए यहाँ पर भी यह व्यंजन संधि। देखने से लगता है यहाँ है स्वर संधि। वैसे व्यंजन संधि की सबसे बढ़िया पहचान है कि व्यंजन संधि के अंतर्गत प्रत्येक शब्द में जो संधि विच्छेद करते हैं तो प्रथम पद में अंतिम वर्ण में हलंत रहता है। उसको हलंत नहीं कहना चाहिए, हल कहना चाहिए। हलंत तो जिस वर्ण के नीचे हल लगा रहता है उस वर्ण को कहते हैं हलंत। वैसे सामान्य से आप सब भी हलंत ही पहचानते होंगे, हमने भी हलंत ही पढ़ा है, हमारे गुरुजी ने भी हमको हलंत ही पढ़ा है। वास्तव में उस चिन्ह का नाम है हल। कैसे? जैसे हम बता रहे हैं अभी ग्रहम धन गच्छति, तो ग्राहम लिखते हैं, देखिए बोर्ड पर ग्राहम, ये माँ के नीचे निशान लगा हुआ है, ये माँ के नीचे निशान लगा हुआ है, ये वास्तव में है हल का निशान। और माँ है जिसके नीचे हल का निशान लगा है, इस माँ को हम कहते हैं हलंत। माँ कैसा? माँ हलंत। तो जिस जहाँ पर हलंत आता है यानी कि हल का निशान आता है, वो सारे शब्द 90% व्यंजन संधि के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब अगली बात हम देखते हैं विसर्ग संधि। तो इनके प्रकारों के बारे में जटिलता है, वो अभी तक नहीं पूछा गया है, पर पूछ भी सकते हैं, गारंटी कोई सी बात की नहीं रहती है। विसर्ग संधि, जहाँ शब्दों में विसर्ग आता है, स्वर धन विसर्ग, व्यंजन धन विसर्ग आए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। रामः धनच, रामश्च, रामः, मह, म के आगे 2 बिंदु, आपको पता है किसी वर्ण के आगे जो 2 बिंदु रखते हैं, अ की मात्रा भी उसको हम कहते हैं, वो विसर्ग कहलाता है। विसर्ग है मतलब विसर्ग संधि है। अब यदि हम देखें कि सत धन चित, तो कहीं विसर्ग तो है ही नहीं, और सत धन चित न कहीं स्वर देखने में आ रहा है, तो सीधी सी बात है सत धन चित लिखते हैं तो और चित में भी और सत में भी हलंत है, मतलब ये व्यंजन संधि हो गई। मैं आपको विसर्ग के साथ में व्यंजन की तुलना करके बता रहा हूँ कि इसकी तुलना ऐसे की जाती है। धनुः धन टंकारः, अब यहाँ लिखा धनुः धन टंकारः, तो धनुः धन टंकारा, टंकारा का विसर्ग नहीं देखना है आपको, धनु का विसर्ग देखना है। शब्द के संधि विच्छेद करने पर प्रथम पद के अंतिम वर्ण के अंत में यदि विसर्ग है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। धनु धन टंकारा, धनुष्टंकारः, वैसे ही यशः धन तनोति, यशस्तनोति, और ऐसे देखें नमः धनते, नमस्ते। आपने यदि क्लास अटेंड की होगी तो हमने तब बताया था, हम कभी कभी आके बोलते थे नमस्ते, नमः धनते, नमस्ते, विसर्ग संधि अस्ति। कुछ लोग तो मजाक समझते थे, कुछ लोग हमको देख करके हंसते भी थे, लेकिन वो वास्तविकता है कि हम सहज ढंग से याद कर रहे थे। तो अभी आप देखिए नमः धनते, नमः में माँ में विसर्ग है, इसका मतलब है यहाँ विसर्ग संधि है। ये संधियों की मुख्य रूप से
सबसे सुंदर पहचान है। स्वर व्यंजन में हलंत, विसर्ग में विसर्ग और स्वर में स्वर होता है। जो संधि विच्छेद करते समय हम बीच में धन का निशान लगाते हैं। धन का निशान जहाँ लगाते हैं उसके पहले, धन के पहले भी और धन के बाद में भी यदि स्वर है, अब स्वर कौन से आप जानते हैं, अ आ इ उ ऊ, ये मालूम है आपको, तो वहाँ पर ये स्वर संधि थी। तीनों की तुलना हमने करके आपको बताई। इस ढंग से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये पहचान करने के लिए ही आता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद दिया हुआ है तो संधि युक्त पद कौन सा है। तो तीनों संधियों की पहचान, तीनों संधियों की पहचान के साथ में उनके उदाहरण हमें पता होना चाहिए। धन्यवाद।